हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे हाल आप सभी के? अच्छा है, चलिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आप मस्त हैं तो हम भी मस्त हैं और ज़बरदस्त हैं। चलिए मैथ की आज 1.2 अभ्यास शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। बार बार मैं अपना कहता हूँ लेकिन मेरा नहीं है, आपका है। पता है आपको सभी को कि यहाँ पर सिर्फ उनके लिए, उन बच्चों के लिए ये वीडियोस तैयार की जा रही हैं जो बच्चे किसी भी तरीके से अपने आप में आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है, जो कहीं पर वो पढ़ सकते हैं या किसी को पैसा दे सकते हैं। तो उन सब बच्चों को जोड़िएगा जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं या कहीं फीस नहीं दे सकते और वो पढ़ना चाहते हैं, तो सबको इसी प्लेटफॉर्म पर जोड़िएगा और सबको आगे बढ़ाइएगा। हम भी चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ें और हम भी आगे बढ़ें। तो देखिए आज 1.2 मैथ 10 कक्षा 10 का मैथ शुरू होने जा रहा है और 1.2 इसकी अभ्यास होगी। पहले हमने करा दी है, उसको एक बार, दो बार, तीन बार आप देख सकते हैं। 2 या 3 बार देखने पर देखते ही देखते आपको सारे सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले अभ्यास को हमने 2 या 3 भागों में बांटा है, तो प्लीज उसको देखकर अपने यहाँ पर करेंगे। तो चलते हैं आज अपने नई चीज पर, ठीक है ना। एक नया टॉपिक, नई चीज, नई जानकारी। तो देखेंगे पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो बड़ी होगी परिमेय संख्या ये क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, चलिए बता देते हैं। पहले सीखना है कि परिमेय क्या होती है। परिमेय संख्या बेटे कभी आपने क्या पढ़ेंगे, बटे के सवाल पढ़े होंगे। 4/5, 5/6, 7/8 पढ़े, याद है ना। 7/8 या 13/3, 11/5, 9/6, सब जितनी भी बटे की संख्याएं होती हैं उनको हम बेटे परिमेय संख्या बोलते हैं। अच्छा, बटे के सवालों को हम भिन्न की सवाल भी बोलते हैं। भिन्न यानी इनको भिन्न भी कहा जाता है। परिमेय संख्या को क्या कहा जाता है, भिन्न भी कहा जाता है। ठीक, अब इनको ये संख्या बार बार इतनी लिखी है तो इससे मतलब बोलते हैं हम P/Q, यानी वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं क्या कहलाती हैं, आपकी परिमेय संख्या कहलाती हैं। सही बात पक्की समझ में आ गई। तो परिमेय संख्या क्या होती है। चलिए इसी को सीखने के लिए हमें एक चीज की और जरूरत पड़ती है बेटे, वर्ग। ये वर्ग क्या होता है। वर्ग किसी संख्या पर लगी घात 2 को वर्ग कहते हैं। संख्या पर लगी घात 2, इसको ऐसा लिख सकते हैं घात 2 मैथ में। तो वर्ग को क्या बोलते हैं बेटे हम, किसी संख्या पर लगी घात 2, मतलब इतनी लंबी चौड़ी नहीं, घात 2 को वर्ग बोलते हैं। कैसे बोलते हैं देखते हैं। अगर मैं यहां पर लिखूं 2 का वर्ग तो मतलब है 2 की घात 2। जो संख्या के ऊपर लगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। समझे मैंने बात को, घात बोलते हैं। और घात का क्या काम होता है अभी बताते हैं थोड़ी देर में। अगर मैं बोलूं 5 का वर्ग तो 5 की घात 2 होगा। मैं बोलूं 11 का वर्ग तो मतलब 11 की घात 2 होगा। समझ में आ गई बात। जो ये बहुत प्यारी बात है कि आपने अब वर्ग को सीखा, परिमेय सीखी। परिमेय क्या होती है, P/Q के रूप में। वर्ग क्या होती है, घात 2 होती है। ये एक बात और सोचिएगा, जब ये घात 2 जैसे बराबर में यहाँ पर है, अब इस घात 2 को यहाँ पर लाते हैं तो यही वर्ग बराबर में जाने पर, इधर जाने पर या इधर आने पर वर्गमूल बन जाता है। क्या बन जाता है बेटे, वर्गमूल बन जाता है। और इसका निशान ये वाला होता है, ठीक है ना। वर्ग घात 2 इधर जाती है तो ये वर्गमूल में बन जाती है। अब हम कहेंगे सर जी ये तो समझ में नहीं आ रहा कैसे वर्गमूल बनेगी। चलिए बस इस निशान को हम वर्गमूल बोलते हैं। ध्यान रखना, जैसे 11 की घात 2 बराबर यहाँ पर मैं 121 लिख दूं तो ये घात जो जब इधर जाएगी तो 11 बराबर 121 का वर्गमूल। क्या सर जी 11 121 होगा, नहीं, कुछ भी, मतलब कुछ भी संख्या हो सकती है। तो अगर हम लिखे 13 का वर्ग अगर बराबर लिखा हो 76, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इधर को जाता है। 13 बराबर 76 का क्या बन जाएगा, ये वर्गमूल। समझ में बेटे। तो ये घात इधर जो जाने पर वर्गमूल बन जाती है।
तो आपको समझ में आ गया, वर्ग घात 2 इधर आए या इधर जाए तो काय में बदल जाएगी वर्गमूल में। अब चाहे वर्गमूल इधर आ जाए, अगर ये वर्गमूल इधर आ जाए तो घात 2 में बन जाएगी, तो वर्गमूल अगर इधर आता तो घात 2 यहाँ पर के साथ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया थे बराबर से इधर को जाते हैं तो क्या हो जाती है आपकी निशान बदल जाते हैं, तो ये वर्ग का वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल का वर्ग हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए यहाँ तक की बात मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब एक और बात है, अगर कोई संख्या वर्गमूल में है और इसकी हम घात 2 कर दें तो इसका मतलब ये इससे कट जाते हैं, यानी घात 2 से वर्गमूल कट जाता है। क्यों कट जाता है? क्योंकि तुमने बताया था कि ये घात 2 होती है और घात 2 होगी तो ये बटे में जाएगी और इसको काट देंगे। क्लियर है ना? तो समझ में आ गई, इससे इसको काट देंगे जब अगर हमें जरूरत पड़ेगी। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। यहाँ तक 100 बातें थी और वो सवाल समझ में अब आना शुरू हो जाएगा। तो सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना, लेकिन ये सिद्ध नहीं होगा, हमें इसको विरोधाभास मानना है। विरोधाभास मतलब उल्टी बात कहनी है जो ये कह रहा है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, तो हम उल्टी बात कहें कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अगर उससे हम सिद्ध कर लें तो बात समझ में आती है। चलिए तो अब सवाल पे हल करते हैं बेटे। तो ये है हल। तो देखिए माना ऐसे लिखते हैं, विरोधाभास युक्ति से, विरोधाभास युक्ति से, विरोधाभास युक्ति से बोल सकते हैं, विरोधाभास कल्पना से बोल सकते हैं, विरोधाभास बात से बोल सकते हैं, ठीक है ना। इससे कोई बड़ा, विरोधाभास मतलब उल्टी बात। तो देखिए वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या, तो ये मानेंगे माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या होगी तो मैंने बताया था बेटे, परिमेय संख्या क्या होती हैं? जो बटे में होती हैं। और बटे को हम क्या लिख सकते हैं? p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, m बटे n के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें तुम्हारा मन करे उसमें लिखिएगा। जरूरी नहीं है, किताब में p बटे q में दिया गया है, सवाल हल पे p बटे q में करा गया तो आप भी p बटे q में लिख देंगे तो उसमें कोई नहीं जाएगा। अगर आप चाहें कि m में तो m बटे n से लिखूँ, सीधे आप m बटे n से लिखिए, बात एक ही है। p की जगह m आ जाएगा और q की जगह n आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो चूंकि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है तो ये p बटे q के रूप में होनी चाहिए। यानी भाई जब ये वर्गमूल 5 परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होती है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया p और q सह अभाज्य गुणांक है। अभाज्य पूर्णांक है बेटे, गुणांक नहीं पूर्णांक है, जहां q बराबर नहीं होता 0 के, ठीक है ना। यानी नीचे वाली संख्या 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए तो वो हमेशा परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। क्लियर बात है, समझ गए। अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा सहभाज्य क्या होती है? सहभाज्य होती है बेटे जिनमें जिनका में से एक हो, यानी जिनमें कोई संख्या कॉमन ना हो और SCF हम उसका एक निकालें। जैसे हमने पहले 1.1 में हम ऐसा निकाले थे। तो देखो सहभाज्य बताइए, अगर हम 17 को लिखते हैं तो 1 गुणा 13 1 गुणा 17 लिख सकते हैं, 13 को लिख सकते हैं तो 1 गुणा 13 लिख सकते हैं। तो इसका SCF कितना आएगा यहाँ पर? 1। जिनका SCF 1 होता है उन्हें को हम क्या बोलते हैं? सहभाज्य बोलते हैं। या ऐसे कर सकते हैं, 29 है तो हम इसको 29 लिख सकते हैं, 53 है तो हम इसको 53 लिख सकते हैं। और यहाँ पर SCF निकाले हम इसका तो बराबर 1 आएगा, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है। यानी कोई भी अगर इनमें कोई भी दो नंबर एक जैसे ना आए तो वहां पर कुछ भी ना हो तो SCF कितना होता है? 1 होता है। पिछले अभ्यास में हमने पढ़ा। तो ऐसे ही इनको बोलते हैं सहभाज्य, जिनमें हमारा एक कॉमन हो। SCF जिनका 1 होता है उन्हें क्या बोलेंगे? सहभाज्य, ठीक है ना बच्चों। तो यही हमें सिद्ध करना है, इसी बात को बात में। तो कुछ नहीं बेटे, हम क्या करते हैं, दोनों ओर का वर्ग कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर। अब बेटे वर्ग कैसा, मतलब घात 2 बताया था मैंने, तो घात 2 इस पे चढ़ाएंगे। तो वर्गमूल 5 की घात 2 बराबर होगा p बटे q की घात 2।
तो देखो इससे ए वाला कट जाएगा, तो मतलब ये हुआ कि 2 से यहाँ पर बचेगा 5 बराबर पी की घात 2 बटे क्यू की घात 2, ये इस पे हो जाएगा। तो ये इसका गुणनखंड हो गया, मतलब इसको इसमें गुणा कर सकते हैं। तो पी क्यू की घात 2 बराबर पी की घात 2, या पी की घात 2 बराबर हो गया 5 क्यू की घात 2, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो p वाली कोई संख्या है हमारी, देखो यहाँ संख्या है ये p बटे q, अगर p वाली कोई संख्या है तो उसमें एक p हो, एक तो गुणनखंड 5 होगा उसका, और एक कुछ ना कुछ और होगा। मतलब लाइक दैट हम इसको कुछ भी माने तो p में जो एक गुणा होगी, एक 5 की होगी और एक q की होगी। q की जगह 5 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन 5 जरूर होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि p में p का गुणनखंड एक 5 है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि p स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है, 5 है। तो p का भी, तो बेटे जब स्क्वायर है तो p का भी 5 गुणनखंड होगा, तो p का भी एक गुणनखंड 5 है। तो ले लीजिए पी स्क्वायर का 5 गुणनखंड है, तो उसी संख्या के वर्ग का भी तो 5 गुणनखंड जरूर होगा, क्योंकि जब 5 की घात 2 कर देंगे तो 5 5 2 जगह आ जाएगा, तो 5 हुआ जब पी गुणनखंड। ठीक है ना। तो ये बात समझ में आती है। अब ये वाली बात समझ में आ गई, अगर हम पी का 5 गुणनखंड है तो गुणनखंड होने का मतलब ये है बेटे, अगर 2 संख्याएं हैं हमारी, मतलब समझिए 12 है, तो 4 गुणा 3 हो, तो एक संख्या तो ये होगी, एक संख्या ये होगी, यानी गुणनखंडों में हमेशा कम से कम 2 संख्या चाहिए। और यहाँ पर भी हमने वही वाली बात करी, एक 5 होगी, एक कुछ ना कुछ दूसरी जरूर होगी। इसका मतलब हम ये बता सकते हैं, मान सकते हैं कि मानो P बराबर 5m, माना P बराबर 5m है, बेटे थोड़ा सवाल इसमें देखेंगे ताकि ये एक साथ मिला रहे। ठीक है ना। 5 बटे क्यू है, तो P का मान समीकरण 1 में रख देंगे। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब P में 1 में रखते हैं। P का देखो यही समीकरण, यहाँ है P का, यहाँ P स्क्वायर बराबर के 5Q स्क्वायर, क्या लिखेंगे 5m, 5m का घात 2 बराबर 5Q की घात 2। जब 5 की घात 2 की करते हैं तो बेटे घात 2 का मतलब मैं बताना भूल गया था, अगर घात 2 है तो इसका मतलब है 5 गुणा 5, यानी ये जो संख्या है 2 बार लिखी हुई होगी गुणा में, यानी ये 7 की घात 2 बराबर 7 गुणा 7, 13 को लिख सकते, 11 को लिख सकते हैं, तो 11 मतलब 11 को 2 बार लिख सकते हैं गुणा में। तो घात 2 का मतलब होता है उतनी बार गुणा में लिखना। ठीक है ना बेटे। तो ये बात समझ में आ गई। तो 5 को अगर हम 2 बार लिखें, 5m गुणा 5m बराबर के 5Q की घात 2, तो ये बेटे हो जाएगा 25m की घात 2 बराबर 5Q की घात 2। अब बेटे ये लाइन मैंने आपको समझाने के लिए, अगर डायरेक्ट आप लिखना चाहते हैं 5 पंजे 25 और m की घात 2, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये लाइन मैंने आपको समझाने के लिए बढ़ाई है। ठीक है। अब देखो 5 को नीचे लाएंगे, 25 बटे m की घात 2, ये गुणा में होता है बेटे, हमेशा जाएगा भाग में, मैंने कल भी बताया था आपको। तो यहाँ पर 5 तो खत्म हो गया, q की घात 2, तो 5 पंजे 25, यानी 5m की घात 2 बराबर के q की घात 2, यानी q की घात 2 बराबर हो गया 5m स्क्वायर। यानी इसका मतलब देखो q का गुणनखंड एक 5 जरूर होगा, एक जरूर होगा 5, इसकी दूसरी संख्या आ सकती है। तो देखो बिल्कुल सेम ये लिखना है हमें, तो यहाँ क्या बेटे q लिखेंगे, q का एक गुणनखंड, ठीक है ना, का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए q का भी एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। अवश्य होगा। तो बेटे ये वाली बात समझ में आ गई। अब देखो, अब इस बात की कल्पना की जाए, ये सहभाज्य है। अगर P में, एक बात सोचिए, यहाँ पर इसको थोड़ा रफ करके लिखना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं। अगर हमारा P का भी एक 5 गुणनखंड है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, Q का भी एक 5 गुणनखंड है, यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, तो HCF कितना आएगा बेटे 5, क्योंकि दोनों में है। लेकिन हमारा सहभाज्य है, सहभाज्य का मतलब क्या है, केवल एक, समझ में आ गई ना बात को, केवल
एस सिर्फ एक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 5 आ रहा, तो यानी हमारी कल्पना कैसी है? कल्पना कैसी है? गलत है। और गलत क्या है? विरोधाभास। मतलब हमने क्या माना है? परिमेय, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिमेय। ठीक है ना? तो बेटे समझ में आ गई बात को, इसको रफ कर देते हैं, बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। चलो यहीं पर लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। तो ये लिखते हैं बेटे समीकरण 1 व 2 से हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है, या ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से निष्कर्ष निकलता है कि हमारी कल्पना कैसी है? गलत है। तो इसीलिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है ना बेटे? तो इस मामले में आपको पता चल गया। ये थोड़ा सा आज अजीब सा लिखा गया है, कोई परेशानी नहीं। पहले ये वाला स्टेप है और फिर ये वाला स्टेप है और ये वाला स्टेप है। एग्जाम में वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 हमेशा एग्जाम में आती है। इनमें से कोई ना कोई पूछी जाती है। अब मैं वर्गमूल 7 का एक और आपको कराऊंगा, ताकि आपको ये और अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है ना? जैसे वर्गमूल 7 होगा, वर्गमूल 5 होगा, वर्गमूल 3 होगा, सेम ऐसी होगा और बाकी कुछ नहीं। तो मिलते हैं आपको अगले वाले सवाल पर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।